वेलकम ऑन बोर्ड। अनम्यूट कीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे? हेलो ब्रदर। हेलो जनाब, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा जनाब, फरमाइए। गलत साबित कीजिए मुझे। मेरा ये कहना है कि जो एथियज़्म है ये ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए एक इंसल्ट है। नहीं, ऐसा वो भी तो ह्यूमन्स ही हैं, और शायद एथिज्म ही है जिसकी वजह से आज हम खुली सांसें ले पा रहे हैं चैन से। एथियज़्म की वजह से खुली सांसें ले रहे हैं हम, हाँ। यानी कि ऑक्सीजन एथियस्ट ने बनाया था। नहीं, वो अमेरिका एंड यूरोप वो एथिस्ट हैं, तो फिर उनकी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में पीस है ना। दूसरी जंग अज़ीम के बाद 117 छोटी बड़ी स्कर्मिशेस और जंगें हो चुकी हैं, जिनमें सब के पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेस्ट है। बट यूएनओ है, वो तो पीस करवाती है, तो वो एथिस्ट है। नहीं, यूएन एथियस्ट नहीं है। सारी दुनिया में उसके उसमें मुल्क हैं, हिंदू कंट्रीज़ उसमें हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं। एथियस्ट पर कंट्रीज़ वो आपको अगर मैं किसी बताऊँ ना दुनिया में जो कितनी किसी हैं। रिलीजन पे बायस्ड नहीं होता वो एथिस्ट तो होता है। वो किसी रिलीजन के साथ नहीं तो बायस्ड वो मीन्स ये तो अगर अगर वो बायस्ड नहीं होता तो वो एथियस्ट क्यों होता है फिर? देयर जो यूएन में है वो सबके मतलब सब लोग हैं उनके लिए इक्वली डिसीजन लेती है। और आप यूएनओ क्या है आपके नज़दीक? क्या यूएन किसको क्या करते हैं आपके नज़दीक वो? यूएनओ वर्ल्ड में मतलब पीस रखती है, वो कंट्रीज़ को आपस में लड़ने नहीं देती, और जो होते हैं मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी और वर्ल्ड के जितने भी हेल्थ वगैरह जितनी होती है वो सबकी फिक्र रखती है। इर्रिस्पेक्टिव कि ये बातें आप गलत कह रहे हैं, लेकिन इसका एथियज़्म से क्या ताल्लुक है? 1 मिनट के लिए अगर मान भी लेते हैं, 1 मिनट के लिए सिर्फ़ गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसका एथियज़्म से क्या ताल्लुक है? अ, वो जो मतलब जो जितने भी लोग फंड करते हैं मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारे तो एथिस्ट हैं ना, जैसे एलोन सारी मस्क हैं। दुनिया फंड करती है। यूएन को सारी दुनिया फंड करती है। हर कंट्री की अपनी-अपनी उसमें चलाता तो कंट्रीब्यूशन होती अमेरिका अमेरिका है, चलाता तो है। नहीं, किसने आपसे कहा है अमेरिका चलाता है यूएन को? वर्ल्ड बैंक कंट्रोल है अमेरिका के हाथ में है। श्योर, तो ये अच्छी बात है कि वर्ल्ड बैंक अमेरिका के कंट्रोल में है। अगेन अमेरिका का उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? बट अमेरिका एक नॉन रिलीजियस कंट्री है, तो फिर अच्छी बात नहीं, है। अमेरिकन एक क्रिश्चियन कंट्री है। क्रिश्चियन कंट्री है, बट उसकी मोस्टली पॉपुलेशन है वो एथिज्म फॉलो करती है, ना कि क्रिश्चियनिटी। श्योर, श्योर। और उनका जो प्रेसिडेंट होता है जब वो अपना ओथ लेता है तो वो क्या कहता है कि मैं एटम को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि सॉरी आई टेक दैट बैक। ये नहीं कहना चाहिए। यानी वो किस पे वो उसका ओथ होता है वो? ओथ जैसे लेते हैं सारे मिनिस्टर, मैंने तो किसी को नहीं देखा जो रिलीजन पे ओथ लेता है। इंडिया में भी कौन सा रिलीजियस बुक पे हाथ रख के ओथ ली जाती है। लेकिन इंडिया तो एक सेक्युलर कंट्री है ना। हाँ, अमेरिका भी तो सेकुलर कंट्री है, और मैं एथिस्ट भी। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि 1 मिनट के लिए अगर मान भी ले कि वो एथियस्ट कंट्री है, तो आप मेरा केस मज़बूत कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में फ़साद की जड़ अमेरिका है। सारी बड़ी जंगें अमेरिका कराता है, असलहा बेचता है, ग्रुप्स बनाता है। तो मतलब क्या ये एथियज़्म का कौन-सा केस आप इससे लड़ रहे हैं? अमेरिका फिर हेल्प भी तो करता है मोस्टली, जितना इंडिया की भी हेल्प की है उसने, पाकिस्तान की भी हेल्प की है, हर कंट्री की हेल्प करी है। या श्योर, आई मीन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। $150 बिलियन का नुकसान इकोनॉमी का हुआ, टोटल 33 बिलियन दिए। लेकिन अगेन वो एक पॉलिटिकल बात है। मैं आपसे एथियज़्म पे बात लेके आना चाहूँ, तो इसमें एथियज़्म का क्या ताल्लुक है सारी बात से? वो जितने भी अमेरिका के बिजनेसमैन हैं, आप जो बड़े बड़े देखे जो अमेरिका की इकोनॉमी को चला रहे हैं, वो तो एथिस्ट ही हैं। एलोन मस्क और जितने और भी या एग्जांपल्स हैं। ब्लैक रॉक तो कंपनी सुनी होगी, उसके जो फाउंडर हैं वो भी एथिस्ट हैं। पॉइंट, अगर वो एथियस्ट हैं तो इससे एथियज्म कैसे ठीक? अब मुझे बताया ना कि वो एथियज्म की वजह से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, एथियज्म की वजह से ज़्यादा वो लायक हो गए। एथियज्म वो की वजह से उनका एक उन्होंने कुछ एक सेंटेंस है, वो वीक पीपल नीड्स गॉड, स्ट्रॉन्ग जी, पीपल weak क्रिएट people। देमसेल्फ एज गॉड। तो अगेन इसमें एथियज्म कहाँ से ठीक साबित होता है? आप कोई एथियज्म का ना मुझे बताएं कोई पावरफुल आर्गुमेंट कि यार इस वजह से एथियज्म ठीक है। बाय दैट आई मीन कि इस वजह से मैं समझता हूँ खुदा नहीं है। आप मुझे कभी अमेरिका की मिसालें दे रहे हैं, कभी यूनाइटेड नेशंस की मिसालें दे रहे हैं।
अगर मैं आपको और बताऊं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स, दुनिया में ज़्यादा असला बेचने वाले यही 5 मेंबर्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कौन-कौन सी जंग कहाँ-कहाँ पे अमेरिका कराता है, ये बाकी मुल्क कराते हैं, यू आई मीन आई एम सॉरी, मैं यार पता है, आप एथियस्ट हो चुके हैं, मैं आपको कोई भी इंसल्टिंग बात नहीं कहना चाहता। लेकिन 1 मिनट के लिए रुक के ना अपने आर्गुमेंट्स को सोचें कि आप बता रहे हैं कि एथियज़्म की वजह से हम अच्छे साँस ले रहे हैं, फिर उसके आप एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं, हर गलत एग्ज़ाम्पल अपने खिलाफ दिए जा रहे हैं, अपने खिलाफ दिए जा रहे हैं। मुझे एक बताएँ एक बात मेरे भाई, कि जिससे सुन के दुनिया में इस वक़्त जो लोग सुन रहे हैं ना, वो कहें कि यू नो व्हाट, हमें भी एथियस्ट होना चाहिए, एथियज़्म को सारे मारना चाहिए। एथिस्ट सेकुलर्स होते हैं, सारे एथिस्ट सेकुलर्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स नहीं होते। नहीं होते, नहीं होते हैं। आपको सेक्युलरिज़्म और एथियज़्म का फ़र्क पता है आपको? अ, पता है, वो सेकुलर जो सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, और एथिस्ट जो किसी गॉड को नहीं मानते। तो जो किसी गॉड को नहीं मानते वो दूसरों की आइडियोलॉजी को अप्रिशिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे माओ ने किया था, या स्टालिन ने किया था, या पोल पॉट ने किया था, या अभी चाइना वाले कर रहे हैं, ऐसे ही। अ, चाइना का तो नहीं कम्युनिस्ट पता, सोशलिस्ट बट ने किया था, जैसे चे सिंगापुर गुवेरा ने किया था। सिंगापुर जैसे कंट्रीज देखे जाओ, हुँ। इंडोनेशिया जैसे देखे जाएं, और मलेशिया जैसे देखे जाएं, बस चाइना मैं आपसे ये कह डिफ- रहा हूँ ना कि दुनिया में जो एथियस्ट हैं, आप कहते हैं कि दूसरों की इज़्ज़त एहतराम करते हैं। दुनिया की हिस्ट्री में कितनी एथियस्ट गवर्नमेंट्स आई हैं पता है आपको? अ, ये नहीं जानता मैं। 3। पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा कत्ल हुकूमती लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे किन गवर्नमेंट्स ने किया है? बताइए आप। इन्हीं 3 गवर्नमेंट्स ने। कंबोडिया में, यूएसएसआर में और चाइना में। और फिर हिटलर भी तो था, और वो तो वो भी मेरे ख्याल से वो भी एथियस्ट था। वो तो वो भी रिलीजियस था। एथियस्ट नहीं नहीं, था। क्रिश्चियन क्रिश्चियन नोर्डिक क्रिश्चियन आर्यन वो। फैमिली में उसकी अपब्रिंगिंग हुई थी, लेकिन वो क्रिश्चियन फेथ को फॉलो नहीं करता था। ज्यूज को इसलिए तो मारता था क्योंकि वो क्रिश्चियन नहीं थे। वो सिर्फ ज्यूज़ को नहीं मारता था, वो सारे अनडिज़ायरेबल को मारता था। वो तो जिप्सीज़ को भी मारता था। तो फिर वो वो नोर्डिक जिसको अनडिज़ायरेबल की मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँ कि जिसको वो अनडिज़ायरेबल कहता था, हम तो सब इंसानों को बराबर समझते हैं। उसने ज़ुल्म किया जिप्सीज़ पे, उसने ज़ुल्म किया यहूदियों पे। लेकिन उसका नज़रिया ये नहीं था कि इनको इसलिए मारो कि ये यहूदी हैं। उसका नज़रिया ये था कि मैं जो सुप्रीम रेस बना रहा हूँ, उसमें ये लोग फिट नहीं बैठते हैं। उसने इसलिए मारा था इनको। बट नोर्डिक आर्यंस तो सारे क्रिश्चियन थे ना, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। फॉर गुडनेस सेक यार, मैं आपसे आपकी बात को लेके आप भागते रहेंगे कितनी देर? मुझे एथियज़्म के बारे में एक चीज़ बता दें कि इसलिए एथियज़्म अच्छा है। गो ऑन। एथिज्म साइंटिफिक और उसके पर्सपेक्टिव से देखे जाए, इनोवेटिव पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा है। वो हमें हेल्प ठीक कर है, रहा है हमारी फ्यूचर ठीक को है। बिल्ड कर। आप खुदा को मानते हैं? हाँ, कोई तो गॉड होगा, बट लेकिन वो नहीं जो हम सब फॉलो करते हैं, वो सारे फेक हैं शायद। शायद, मैं आप पक्का नहीं कह एथियस्ट हैं, सकता। आप खुदा को मानते हैं? मैं उस गॉड को मानता हूँ जो किसी बुक में नहीं है। तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो है? ओह माय किसी ने तो वर्ल्ड को बना। मैं एग्नोस्टिक भी हूँ ना, एथिस्ट एग्नोस्टिक। अच्छा। यार ये आप माइंड ना कीजिएगा, ये आम तौर पे होता है, और अगेन ये बात मैं बड़े हम्बल तरीके से कहना चाहता हूँ कि आम तौर पे होता है कि यहाँ पे लोग आते हैं ना, बात करते हैं जब, तो वो अपनी अपने बात करते-करते बदल जाते हैं। जैसे आप एग्नोस्टिक हो गए हैं बात करते-करते। और अगेन मैं आई डोंट मीन टू टॉन्ट एनीवन, आई डोंट डू दैट, लेकिन मैं कोई यार, अब मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? आपसे गुफ्तगू करूँ आगे? कोई है कोई और पॉइंट जो आप बताना चाहते हैं? क्योंकि मेरा आपने काम कर दिया है। मैं एक्चुअली एथियज़्म का यही चेहरा दुनिया के सामने लेके आना चाहता हूँ कि आप लोग किस कदर कन्फ्यूज़ होते हैं कि आप अगेन मेरे भाई माइंड ना कीजिएगा। मैं बड़ा मुझे मैं आपको दावत दूँगा, आप मुसलमान हो जाएँ, तो मैं ऑब्वियसली अगर आपको मैं दावत दे रहा हूँ, तो मैं आपकी इंसल्ट तो नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप सोचें कि यहाँ पे आप पब्लिक में आए, बात करने के लिए आए। मैंने आपसे कोई कोई मैंने प्रेशर आप पे नहीं डाला, मैंने बदतमीज़ी नहीं की, आराम से बात की। कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं की यहाँ पे जिससे आपको ये लगे कि यू नो मुझ पे इतना ज़्यादा मुझे प्रेशराइज़ किया गया कि मैं ठीक तरह से अपनी गुफ्तगू में कर नहीं सका। आई गेव यू ऑल द पॉसिबिलिटीज़, लेकिन इसके बावजूद आप 2 कोहेरेंट सेंटेंसेस भी एथियज़्म के हक में नहीं कह सके। तो यही वो कन्फ्यूजन है जो मैं दुनिया के सामने लेके आना चाहता हूँ कि इट इज़ ऑल वर्डिंग, लफ़ाज़ी के पीछे कोई रैशनैलिटी नहीं है आप लोगों के पास। फरमाइएगा।
बट गॉड के तो प्रूव होने के कोई वो ही नहीं है ना, साइंटिफिक प्रूव्स, तो फिर हम गॉड को कैसे बिलीव कर सकते हैं? आप क्यों करते हैं? आप कहते हैं कोई तो गॉड होगा। मैं गॉड को एक्स लेके चल रहा हूँ, जैसे मैथ में लेते थे। हुँ, हुँ। अब उसका कोई रिलीजन से रिलेशन ही नहीं है, लेट देयर मुझे गॉड बी एक एक्स। साइंटिफिक रीज़न बता दें कि गॉड को आप एक्स के तौर पे लेके चल सकते हैं। जैसे हम गॉड्स की जगह बस पॉजिटिव एनर्जी की पूजा करें, मतलब अभी देखिए पता है क्या हो रहा है? अब लोगों के आप कमेंट्स देखें साथ-साथ। अहमद दुरानी साहब कह रहे हैं कि ये सब कन्फ्यूज़्ड हैं। इदरीस साहब कह रहे हैं कि नॉट ओनली 2 सेंटेंसेस। फिलैंथ्रोपिस्ट साहब जो हैं वो हँस रहे हैं। न्यू स्टूडेंट हैं, उनको भी आप देख लें क्या कह रहे हैं। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं क्या कहूँ अब मैं आपसे क्या बात करूँ आगे? मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं आपसे क्या बात करूँ? मैं ऐसा मानता हूँ कि सब एक एक चीज़ को फॉलो करें और एक ही जो मतलब गॉड है उसकी पूजा करें, और वो गॉड हमारी जो आइडियोलॉजी है किसी रिलीजन की उससे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आखिरी बात पूछिए फिर बहुत से बहन-भाई और इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं अ, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। क्योंकि जो हमारे जो गॉड है वो मतलब रिलीजन बना था लोगों को पीसफुल रखने के लिए, पर आजकल रिलीजन के नेम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आप देख सकते हैं। रिलिजन के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं तो फिर खुदा नहीं है। अ, अगर गॉड है तो पर वो वीक है, वो खुद तो आ नहीं सकता शो करने खुद को, तो फिर हम क्या करें फिर बताइए? तो उसको सॉल्यूशन मानना ही, उसको क्या, एक काम करते हैं, उसको मानते ही नहीं है। ये एथियज़्म के हक में आपका बेस्ट आर्गुमेंट है क्योंकि अब आपने कुछ ना कुछ एथियस्ट वाली बातें करना शुरू की हैं, अब, जबकि मैं आपसे इजाज़त ले रहा था। ये आपका बेस्ट आर्गुमेंट है। हाँ, तो आप इस पे काउंटर कीजिए। ये है मेरा काउंटर। आपको पता है कि फ्री विल क्या होती है? आपको पता है कि ट्रांसेंडेंटल रियल्म यानी कि हेयर आफ्टर जन्नत ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? ये क्यों मिलेंगे? दोज़ख क्यों मिलेगी? ये सब मुझे फेक लगता है, क्योंकि अगर गॉड को कुछ देना होता तो वो इसी लाइफ में दे सकता है, वो ये हमें फैसला वहां आप तक क्यों कैसे कर वेट सकते हैं? गॉड के बिहाफ़ पे ये फैसला आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि गॉड ऐसे कहते हैं कि सब मेरे चाइल्ड हैं, तो चाइल्ड होने के नाते कुछ फादर के डिसीजंस मैं ले सकता हूँ। गॉड ये कहता है कि मैं फादर हूँ, सब मेरे चाइल्ड हैं। हम बाइबल में लिखा है ना। हाँ, आप क्रिश्चियन थे पहले मैं क्रिश्चियन आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, और क्रिश्चियन आइडियोलॉजी क्या है? कि गॉड के ही सभी बच्चे हैं ना, और गॉड ओके, उन्हें प्यार करते हैं सबको इक्वली। सही। तो अगर आपको कोई ऐसा रिलीजन मिले कि जो ये कहे कि गॉड के बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो अहद है, वन है, तो उसके बारे में क्या राय होगी आपकी? आहत वन मीन्स वननेस, गॉड में। वन कोई बच्चे ऐस, नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई माँ-बाप नहीं ऐसा कोई रिलीजन नहीं है शायद। और अगर कोई हो तो आप उसे ठीक मान लेंगे? हाँ, मान सकता हूँ। वो मेरा इस्लाम है। बट कुछ लोग कह रहे थे कि उसमें सर्वेंट्स ऑफ गॉड कहा जाता है। सर्वेंट्स इज़ वन थिंग, चिल्ड्रन इज़ अनदर थिंग। अब अल्लाह ताला ने अगर हर चीज़ बनाई है तो नेचुरली सी बात है वो हर चीज़ का मालिक है। अगर वो हर चीज़ का मालिक है तो सब उसके सर्वेंट हैं, सब उसके स्लेव्स हैं, सब उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए से मतलब ये नहीं कि उसके लिए कोई फ़ायदा कर रहे हैं, बल्कि उसके हुक्म पे, उसके ऑर्डर पे, बट उसके कमांड पे कर रहे हैं। बट लेकिन फिर तो ये बात हमारी किसी और तरफ चली जाए, जो आपने कहा कि आप एक ऐसे रिलीजन को मान लेंगे अगर उसमें ये वननेस का कॉन्सेप्ट है, तो वन के कॉन्सेप्ट पे तो हमारे पास पूरा चैप्टर है, छोटा-सा चैप्टर है, कुछ ही उसमें वर्सेस हैं, लेकिन वो हैं यही कि से दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। उसकी कोई बीवी-बच्चे नहीं हैं, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है और वो कोई उस जैसा नहीं है। कोई उसकी ज़रूरतों को ऐसा नहीं है कि उसकी कोई ज़रूरत हो जो जो कोई पूरी कर सके और वो अबव एंड बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स है। इसके बारे में मुझे क्या कहते हैं? मुझे वो वननेस लगा कि हम ही गॉड हैं, मतलब गॉड के कुछ पार्ट जो इसको एथियज़्म नहीं, इसको पैंथीइज़्म कहते हैं। दोनों का फ़र्क पता है आपको? ज़्यादा नहीं जानता। या फिर इजाज़त ले लूँ मैं आपसे, इस ख़्याल के साथ कि नेक्स्ट टाइम जब आप तशरीफ़ लाएँगे, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको इस्लाम के बारे में कुछ और बताऊँ। क्योंकि आप में कुछ बातें मैंने देखी हैं शिवन भाई के लगता है कि आपने मुकम्मल तौर पे दरवाज़ा बंद नहीं किया है।
ओके, आप इस आज की हमारी इस कन्वर्सेशन से आपको ये तो कन्फर्म हो गया होगा कि एथियज़्म का कोई डिफेंस नहीं किया जा सकता। ये बात एक्सेप्ट करते हैं आप? ये तो है, एथिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, बट वो हुँ, हुँ। कोई ऐसा गॉड भी तो नहीं है जो सबको इक्वल मानता हो। एक स्टेप पे एक बात को लेके चलते हैं ना। तो पहली बात हमारा ये एग्रीमेंट है कि एथियज़्म को डिफेंड नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता। एग्रीड? हाँ, एग्री। अब एथियज़्म के बाद हमारे पास रह जाते हैं रिलिजन्स। तो उन रिलिजन्स में से कोई एक रिलिजन होगा, जो कि सबसे बेहतर होगा, तो उसको मान लेना लॉजिकल बात होगी फिर। हाँ, उसको मान लेना लॉजिकल बात होगी अगर वो सबसे बेस्ट है तो। और सबसे बेस्ट वो आपके नज़दीक क्या हो तो आप उसे कहेंगे वो सबसे बेस्ट है? जो सबको इक्वल मानता हो, एवरी ह्यूमन को, हुँ, चाहे वो कहीं पे भी बोर्न हुआ, उनसे उसे फ़र्क नहीं पड़ता गॉड को। और तो अगर उसने अपनी जो बुक है उसमें ये कहा हुआ हो कि तुम सबको एक ही नफ्सुम वाहिदा, एक ही नफ्स से तुम सबको बनाया गया, तुम सबको, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, तुम सबको बनाया गया, और फिर ये कहा हो कि तुम्हें फिर दुनिया में तकसीम कर दिया गया ग्रोहों में ताकि तुम पहचाने जा सको, और ये कि तुम बराबर हो, तुम्हारी ज़ात कबीले इसलिए हैं कि तुम्हारी रिकॉग्निशन हो सके, इसलिए नहीं कि तुम में से कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा, तुम सब के सब मेरे लिए बराबर हो, तो ये फिर गॉड ठीक होगा? यहाँ तक तो सही है। हम्म। ये सारा मेरे कुरान में लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग लग रहा बट है? इंटरेस्टिंग तो है, बट मेरे ख्याल से सारी रिलीजियस बुक्स एकदम सेम सी ही है। मैं इस बात से मैं क्रिश्चियनिटी भी एग्री क्रिश्चियनिटी में भी सेम सेम सही है। हाँ, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। ये जो मैंने आगे आपसे कहा ना कि इतने रिलिजन्स में से एक रिलिजन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिलिजन को हम कहते हैं कि सब डिफरेंट डिफरेंट हैं। हम ये कहते हैं कि एक ही रिलिजन है जो एक गॉड की तरफ से आया। बाकी ये हुआ कि वो जिस इलाके में था, जिस एरिया में था, वहाँ पे लोगों ने उसमें करप्शन करते रहे, चेंजेस करते रहे। जैसे बाइबल है, 2 मुख्तलिफ टाइम्स की बाइबल्स को अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो दोनों आपस में नहीं मिलती। इतने उसमें चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन रिलिजन वही था, एक ही गॉड की तरफ से आया हुआ था। इस्लाम हम उस रिलिजन को कहते हैं, लेकिन जो इस वक़्त कंटेम्परेरी दुनिया में जिसको इस्लाम कहा जाता है, ये प्रोटेक्टेड है कि ना इसकी बुक को चेंज किया जा सकता है, जो कि नहीं होती, और ना ही इसके मैसेज को चेंज किया जा सकता है, वो भी चेंज नहीं होता। तो बाकी किताबों में अगर आपको मिलता है कि वो सेम है, कुरान से मिलती हैं, ट्रू मिलती हैं, इसलिए कि कुरान को जिसने दिया है, बाकी को भी उसी ने दिया है। फ़र्क ये है कि बाकियों में बहुत जगह पे उसको चेंज कर दिया गया, कुरान अनचेंजेबल है। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर मान लीजिए इस्लाम ट्रू रिलीजन ना निकले, मतलब सबसे पहला कुछ और निकल जाए, फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। और क्या पता बोला कोई और क्या पता जो सारे गॉड्स हैं वो मतलब कोई भी रियल ना हो, कोई दूसरा ही लास्ट में निकल के आ जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है? फिर तो मेरा नुकसान ही नहीं है कोई। मतलब जैसे मैंने एक्स को गॉड माना कोई भी, और वो एक्स ही गॉड हो तो, और जो सारे जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म सारे फेक निकल जाए तो। सारे के सारे फेक निकल जाते हैं तो। हाँ, तो फिर जो वो आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे और रिचुअल्स, वो सारे तो फिर ह्यूमैनिटी के खिलाफ थे ना, तो फिर उन्होंने तो गलती कर दी। हुँ, मैं तो बिल्कुल यही कहता हूँ कि जो उन्होंने रिचुअल्स खुद बना लिए हैं, वो तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हैं। लेकिन जो इस्लाम का कोई अगर कोई रिचुअल आपको नज़र आए जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तो फिर इस्लाम भी गलत साबित हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसको मानने के। बट उसमें है शायद वो जो तो मीट और फ्लैश होता है उनको खाते हैं फेस्टिवल्स पे, बट तो सारे जानवर्स तो इक्वल है ना ह्यूमंस के, उनमें भी तो नहीं, जान होती है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने सब इंसानों का कहा है कि सब इंसान इक्वल हैं। जानवरों को तो मैंने नहीं कहा कि इंसान के इक्वल हैं। बट उन्हें पेन तो फील होता है, तो उस साइड से देखे तो किसी को पेन फील करवाना क्या अच्छा है? तो इसका क्या सॉल्यूशन है आपके पास? तो सब कुछ सब वेज बन जाए, और जो वेज में नॉन नॉन ह्यूमैनिटेरियन वर्क होता है उसको रोक दें। या श्योर सारे वेजिटेबल खाना शुरू कर दें। गुड, दैट कुड बी अ गुड सॉल्यूशन, लेकिन मसला इसमें एक बहुत बड़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं एक्चुअली। बट पता है आपको?
बट प्लांट्स वो फील कर सकते हैं, बट जो उनके अंदर ब्रेन नहीं होता। तो ओके, इस बात को भी हम मान लेते हैं। आपके प्लांट्स को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, यानी मार्केट्स तक पहुंचाने के लिए, प्लांट्स को हम स्प्रे करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उस स्प्रे में बहुत से खेतों में जो छोटे चूहे, गुलहरियाँ, इस तरह के बहुत से जानवर होते हैं, वो मर जाते हैं। तो आप क्यों इतना खुद को स्पेशल समझते हैं कि आपकी वेज फूड के लिए उन जानदारों को मार दिया जाए, जिनको आप समझते हैं कि नहीं मारा मारा जाना चाहिए? हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, और पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सबके लिए बेटर हो सकती है। मैं भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा हूँ ना, मैं कौन किसकी बात कर रहा हूँ मैं? और ऑर्गेनिक फार्म ऑर्गेनिक फार्मिंग में में स्प्रे यूज़ नहीं करते, स्प्रे वगैरह केमिकल्स मैं यूज़ नहीं करते। मैं स्प्रे की बात नहीं कर रहा कि स्प्रे से आप मार देते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आइडिया क्या है यहाँ पे कि जब आप, और लेट अस से कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इवन अच्छा, आप ग्रीन हाउसेज़ लगा लेते हैं। ठीक है, उसमें बहुत से जानदार नहीं आते, स्प्रेज़ वगैरह जो उसमें होती हैं, लेकिन बाहर के जानदार नहीं आते। लेकिन डज़ दैट सॉल्व द प्रॉब्लम? इट डज़ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इसलिए कि उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी जान का नुकसान ज़रूर होता है। जैसे अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत से छोटे इंसेक्ट्स हैं, वो मारे जाएँगे। अगर आप उसको बेहतर कर लेते हैं, फिर भी हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। वो ट्रांसपोर्टेशन होगी, एरोप्लेन्स की सूरत में होगी, गाड़ियों की सूरत में होगी, उससे पॉल्यूशन फैलेगी, पॉल्यूशन से बीमारियाँ फैलेंगी। कितने लोग हैं जो इसी पॉल्यूशन की वजह से दुनिया में मर जाते हैं। तो आप तो जानवरों से भी प्यार करना चाहते हैं, लेकिन अपनी वेज के लिए इंसानों को मारने के लिए आप तैयार हैं। आई मीन यू हैव नो प्रॉब्लम। बट जो जानवर होते हैं उन्हें खाने से भी बहुत सारी बीमारियाँ होती है, और आजकल जो होते हैं जो एनिमल्स, उनको जानबूझ के उनको रिप्रोड्यूस करा जा रहा है, मतलब मीट और जी, फ्लैश के लिए। तो बिल्कुल मैं वो तो वो आई तो आई एग्री विद ओरिजिनल वो तो ओरिजिनल भी नहीं है, उनमें भी केमिकल्स है, तो फिर उससे भी आई हेल्थ एग्री विद खराब हो रही है। तो बिल्कुल। इससे मैं तो आपकी बात से एग्री करता हूँ। तो अगर कोई ऐसा रिलीजन हो जो आपको रोके ऐसी चीज़ें खाने से, तो उस रिलीजन को आप अच्छा समझेंगे या बुरा समझेंगे? अच्छा समझे हम। कुरान कहता है कि हलाल खाओ और तय्यब खाओ। हलाल यानी कि हलाल हो, लेजिटिमेट हो, और तय्यब यानी कि वो ऐसा हो कि जो साफ-सुथरा हो, पाक हो, जो आपको बीमार ना करे। बट सच में ऐसा कोई फूड होता भी होगा, मतलब या फॉरेन बहुत, में? या श्योर, पूरी फूड की पूरी इंडस्ट्री हिस्टोरिकली खड़ी रही है। आज भी है, लेकिन वेस्ट वाले थोड़े से ज़्यादा एडवांस हो गए, उन्होंने शॉर्टकट करने शुरू कर दिए। लेकिन या श्योर, फूड का आपके जिस्म पे असर होता है। अच्छा खाएँगे अच्छा असर होगा, बुरा खाएँगे बुरा क असर होगा। तो अच्छे का असर उसी वक़्त होगा ना जब अच्छा मौजूद है और आप खा रहे हैं। अ, केविन एक तो भाई, मैं बहुत आराम से आपसे बातें कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको समझ आ जाए कि इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप रैशनली समझने की कोशिश करें तो। रैशनल अप्लाई करें, रैशनैल को अप्लाई करें ना, इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस्लाम का किसी और रिलीजन से मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। बड़ी सिंपल सी वजह है कि जो हर रिलीजन जो एक सुप्रीम बीइंग का जो एक कॉन्सेप्ट पेश करता है, वो इस्लाम के अलावा कहीं और मिलता ही नहीं है। मैंने उसकी बड़ी दफ़ा एग्ज़ाम्पल्स भी दी हैं। पीछे रह जाता है एथीज़्म, तो एथीज़्म के बारे में आप खुद कहते हैं कि उसको कोई डिफेंड भी नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता। फिर आपके पास ऑप्शन क्या है बताएँ? अ, मैं पहले इन रिलीजन्स को अच्छा मानता था, एक तो बुद्धिज़्म और एक जैनिज़्म, इनमें ये सब नहीं था। बट लेकिन बुद्धिज़्म में मैंने देखा है बुद्ध आजकल वैसा नहीं रहा, और बुद्धिज़्म में भी बहुत सारे जो उन्होंने वो अत्याचार किए हैं लोगों पे, जैसे कुषाण, शाकास, जो ये आए थे, इन्होंने बहुत सारे इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत सारे क्या कहते हैं उसे, कत्लेआम किया था। तो इसलिए और बुद्धिस्ट कंट्री चाइना था, तो चाइना ने भी काफ़ी लोगों को परेशान किया। तो हुँ, इसलिए मुझे बुद्धिज़्म पसंद नहीं है। और जैनिज़्म में ये प्रॉब्लम है, जैनिज़्म में वो वो जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी अपने रिलीजन से मतलब वो जो भी आइडियोलॉजी है उसको डायरेक्ट फॉलो करते रहते हैं बिना कुछ सोचे समझे। सही। अगेन आई एग्री विद दैट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर उस रिलिजन के बारे में क्या ख़्याल है कि जो अपने फॉलोअर्स को ही कहता है, अब बुद्धिज़्म में तो प्रॉब्लम है ना, जितने उन्होंने अत्याचार किया आपने जो बताया, उसके अंदर तो कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, प्रोहिबिशन है ही नहीं कि वो बुद्धिज़्म उसको रोक सके। लेकिन ऐसे रिलिजन के बारे में आपका क्या ख़्याल है कि जो ये कहता हो कि हद से ना बढ़ना, कि मैं हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। उस रिलीजन के बारे में क्या ख़्याल है कि जो खुद अपने फॉलोअर्स पे पहले इतनी पाबंदी लगाता है कि तुमसे किसी को कोई हार्म ना हो, हत्ता कि
हालत जंग में भी अगर चले जाओ तो उसके भी रूल्स ऐसे बना दिए कि दरख्त ना काटना, किसी औरत पे हाथ ना उठाना, किसी बच्चे पे हाथ ना उठाना, किसी बीमार पे हाथ ना उठाना, किसी एजेड पर्सन उस पे हाथ ना उठाना। कोई ऐसा जवान आदमी जो मर्द है, फिट है, लड़ सकता है, लेकिन तुमसे लड़ता नहीं है, उस पे भी हाथ ना उठाना। क्या ख्याल है ऐसे ऐसे रिलीजन के बारे बट आप उनको पता होगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी जो राजपूत रानियां थी उनको विवश किया था जौहर पे। में? मैं इस हिस्ट्री से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे आप कलमे में किसी अलाउद्दीन खिलजी का नाम नहीं आता है। मैं रिलीजन रिलीजन में हमारी 2 चीज़ें हैं, तौहीद है, यानी कि अल्लाह की वननेस है, और आखिरी प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी प्रॉफ़िट मानना है। उसके बाद मैं मुसलमान हूँ ना, मैं रेपिस्ट हो सकता हूँ, मैं मर्डरर हो सकता हूँ। इस्लाम मैं इस्लाम को का स्टैंडर्ड नहीं हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वही इस्लाम है। इस्लाम मेरा स्टैंडर्ड है, इसलिए अगर मैं ऐसी गलत बातें करूँगा तो फिर फेंटी इस्लाम की तरफ से लगेगी। तो अगर खिलजी ने किया है ऐसा तो फेंटी खिलजी कोई भी हो ना उसको, इस्लाम के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो हम सहाबा की कितनी इज़्ज़त करते हैं, कितनी इज़्ज़त करते हैं सहाबा की। और सहाबा के बारे में भी यही था। सहाबा से बढ़ के प्रॉफ़िट्स होते हैं। प्रॉफ़िट्स के बारे में अल्लाह ताला ने कैसी-कैसी बातें कही हैं। प्रॉफ़िट्स की आप वाइफ़्स के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि तुम्हारा रिवॉर्ड भी डबल है और पनिशमेंट भी डबल होगी, अगर तुमने ठीक काम ना किया। तो आपसे एक क्वेश्चन था, लेकिन है ही नहीं ऐसी। आप फिर ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हैं मतलब इंसानियत? ज़ाहिर-सी बात है रिलिजन इंसानों के लिए आएगा, मैं रिलीजियस आदमी हूँ, इस्लाम इंसानों के लिए आया है, फर्नीचर के लिए तो नहीं आया है। तो ज़ाहिर-सी बात है एज़ अ ह्यूमन बीइंग मैं इस्लाम को फ़ॉलो करता हूँ, तो ह्यूमैनिटी को फ़ॉलो करता ही हूँ, तो इस्लाम को फ़ॉलो तो करता हूँ। आप पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में किसे सपोर्ट करें? एक पॉलिटिकल वॉर का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? एक लोकल पॉलिटिकल वॉर थी। एज़ अ मुस्लिम हर आदमी यानी एज़ अ ह्यूमन बीइंग हर इंसान अपने ग्रुप का को सपोर्ट करता है। तो एज़ अ मुस्लिम ऑन द फेस ऑफ इट मैं कहूँगा कि या मैं गौरी साहब को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अगर गौरी साहब ने कोई काम गैर इस्लामी किया है, तो गौरी साहब मेरा मेयार तो नहीं है। इस्लाम में तो कोई किसी का मेयार नहीं होता। इस्लाम तो ही सबका मेयार है। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जो वो वाइफ थी और वो जो उनकी बच्चे थे उनके साथ वो गलत करने की कोशिश की थी। वो तो बाद में मतलब उनके अगेन मैं इस एक हिस्ट्री को सर्वेंट ने कन्फर्म उनके एक देखिए इस सर्वेंट हिस्ट्री को मैं कन्फर्म भी नहीं करता, मैं डिनाई भी नहीं करता और हिस्ट्री का यही प्रॉब्लम होता है। आपको और चीज़ें पढ़ाई गई होंगी, अफ़गानिस्तान में और चीज़ें पढ़ाई गई होंगी। मैं इस चीज़ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि अगर गौरी साहब ने कोई ऐसा काम किया है जो खिलाफ शरीयत है, उसकी सज़ा है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारे प्रॉफ़िट के पास ना कई दफ़ा केसेज़ ऐसे आए थे कि एक तरफ मुस्लिम है और एक तरफ कोई और नॉन मुस्लिम हुआ। तो अगर नॉन मुस्लिम हक पे था, राइट पे था, तो हमारे प्रॉफ़िट ने नॉन मुस्लिम के हक में फ़ैसला दे दिया। बहुत दफ़ा लोग कहते थे कि हम तो आपके ग्रुप में हैं, तो हमारे प्रॉफ़िट कहते थे कि नहीं, राइट और रॉन्ग 2 ग्रुप हैं पहले से ही। मेरे ग्रुप में हो के तुम अगर रॉन्ग हो तो ठीक नहीं हो जाओगे। जो जस्टिस है वो सर्व होगी और हर हालत में होगी। इस हद तक कि एक दफ़ा बहुत बड़े ट्राइब की एक औरत जिसने चोरी की और इस्लाम में है कि आप किसी का हक काटेंगे हक जब ये करेंगे ना हक मारेंगे तो उसकी सज़ा है। क्वालिफ़िकेशन ऐसा नहीं कि जो भी चोरी करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। अगर वो क्वालिफ़िकेशन पूरी हो जाती है तो हाथ काटना। तो लोगों ने कहा कि वो बड़े ट्राइब की है तो हमारे प्रॉफ़िट ने कहा कि मेरी बेटी भी अगर करेगी ना तो उसके लिए यही होगा। तो इस्लाम स्टैंडर्ड है। इस्लाम में शख्सियात स्टैंडर्ड नहीं है सिवाय अंबिया के। इसलिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गौरी साहब ने क्या किया, खिलजी ने क्या किया, पृथ्वीराज साहब ने क्या किया। दैट्स नॉट माय इंटरेस्ट। मैं आपको इस्लाम की बात बता सकता हूँ, वो मैंने आपको बता दी है। बट आप कह रहे थे एक शेर बंगला नाम से उसने वो पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ है सहयोगिता उनके बारे में फिर बहुत वही बुरा बात लिखा। फिर वही बात। भाई जिसने गलत लिखा है ना, उसने गलत ही लिखा है ना। उसका मुझे नहीं पता किन जिनका साहब का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने गलत लिखा या नहीं लिखा। अगेन वो तो मेरा कंसर्न कोई एक्स क्योंकि वाई जेड आप मेरी बात सुनें। आप कहते हैं कि आप क्रिश्चियन आइडियोलॉजी को फॉलो करते रहे, तो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में प्रीस्ट के पास इतनी ताकत होती है कि वो आपके गुनाह माफ़ करता है, राइट? एब्सॉल्व कर सकता है। एट द सेम टाइम आप हिंदुइज़्म के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपने हिंदुइज़्म को भी फॉलो किया होगा। तो आपके भी वहाँ पे जो पर्सनैलिटीज़ हैं, इतनी पावरफुल हैं कि वही आपको ज्ञान देते हैं, वही आपको सनातन की सारी बातें बताते हैं। बट आप वो खुद को हमें बता पसंद नहीं करते, वो भाई राजपूत को पसंद नहीं करते। मैं आपको मेरी मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना।
कि चूँकि आप ऐसे सिस्टम्स से वाकिफ़ हैं जहाँ पे पर्सनैलिटीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, तो इसलिए आपको ये लग रहा है कि शायद हम में भी ऐसा ही है कि हमारा जो किंग है हमने उसको ठीक समझना है, जो हमारा राइटर है उसको हमने ठीक समझना है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड रिलिजन है और प्रॉफ़िट्स हैं। किसी इंसान ने कोई भी गलत किया है, मैं सारी रात तो अब नहीं कर सकता ना, आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि मैं सारी रात एक-एक एग्ज़ाम्पल को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। मैंने आपको एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट जो दे दी है कि इस्लाम में जो भी गलत करता है, हम उसे गलत ही कहते हैं, डज़न्ट मैटर किसने गलत किया है। सिंपल और एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं सब सब मुझे सनातनी कह मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं राजपूत राजपूत हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ। वो मैं मेरे भी किंग्स राजपूत आएँगे। हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं भी राजपूत हूँ। जो हिंदू मिथोलॉजी है उसके मुताबिक मैं चंद्रवंशी राजपूत हूँ। मैं उस मिथोलॉजी को नहीं मानता, वो एक और चीज़ है, लेकिन द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ कि आप राजपूत होके भी मुसलमान हो सकते हैं। यू शुड वो कंसिडर इट एक्चुअली। वो मुझे पता है क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम मुगलों के ही जीजा हैं और वगैरह-वगैरह, वो बात करते हैं। तो मुझे इसलिए पसंद नहीं है हिंदुइज़्म। अच्छा, चलें। इस अब थैंक अच्छा, मैं एक काम करता हूँ। मैं ना प्राइवेट में अपना ईमेल एड्रेस आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आपसे बातें जो हैं वो बहुत हो गई हैं, एथियज़्म से हम चले और राजपूत पे हम आ गए हैं। तो अब हम ये करते हैं कि मैं ये ईमेल एड्रेस अपना छोड़ रहा हूँ आपके पास। शूट मी एन ईमेल। इस्लाम के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन्स हैं, मैं पहले तो आपको फॉर्मली इनवाइट करता हूँ ना कि आप इस्लाम में आ जाएँ। उसको समझें, क्वेश्चन करें, फॉलो करने की कोशिश करें उसकी लॉजिक को, और उसके बाद मैं आप यानी इस सारे प्रोसेस में मैं असिस्ट करूँगा एंड होपफुली जो आपने कुछ बातें की हैं जिसमें बड़ी अच्छी लॉजिक है, अगर वो क्लिक कर जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मुस्लिम हो जाते हैं तो। सेंड मी एन ईमेल, मैं इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे फिर और। वो मैं ये कह रहा था मैं इस्लाम मतलब एक्सेप्ट ही कर रहा था, बट फिर मैंने कुछ एक्स मुस्लिम्स को देखा तो उनसे माइंड डाइवर्ट हो गया था। अब मुझे कन्फ्यूज़न फिर से हो गई थी। हाँ, तो एक्स मुस्लिम से तो हम बार-बार बात करते हैं। आपका क्या ख़्याल है कि एक्स मुस्लिम्स हमसे क्यों नहीं डिबेट्स करते अब? कम से कम ह्यूमनिज़्म पे नहीं करते। आप मुझे बताएँ कोई एक्स मुस्लिम ऐसा हो जिसने कभी एक पॉलिटिकल चीज़ होती है ना, आप उसको समझने की कोशिश करें। कोई एक्स मुस्लिम आपको हिंदुइज़्म पे बात करता हुआ आप हिंदुस्तान में नज़र नहीं आएगा। हालाँकि अगर वो एक्स मुस्लिम है, तो वो हिंदू तो नहीं हुआ। उसके लिए तो हिंदुइज़्म भी गलत ही होना चाहिए। ह्यूमनिज़्म में जो चला गया। व्हाई डू यू अ थिंक कि वो इस्लाम के अलावा किसी और सिस्टम पे बात नहीं करते? एडम बात करते हैं ना, एडम सबको मतलब सबको क्रिश्चियनिटी को छोड़ के सबकी बुराई करते हैं। हाँ, तो क्रिश्चियनिटी पे वो आदमी क्यों नहीं बात करता? हमने कितनी दफ़ा वो कहा है आओ इस्लाम वो वर्सेस क्रिश्चियनिटी पे बात क्रिश्चियन है, करते हैं। वो हम क्रिश्चियन तो है इस शायद। चीज़ को तो क्रिश्चियन उस देखिए हर आदमी का राइट है ना वो किसी चीज़ को फ़ॉलो करे, वो उसका राइट है क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करता है। लेकिन अगर वो इस्लाम को गलत कहता है तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है ना डिबेट, एक फॉर्मल डिबेट कि आइए इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी पे हम डिबेट करते हैं। क्यों नहीं करता वो? क्या ख़्याल है आपका? मैंने उन्हें मतलब न्यूज़ चैनल्स में तो डिबेट करते देखा है। वो शायद वैसे वो उन वैसे नहीं करते यूट्यूब पे। हाँ, तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी पे तो बात नहीं हुई थी। आप किसी एक सिस्टम के पीछे पड़ जाएँ और उसके आप जो मर और मुझे एक बात बताएँ, ये जो आपने बात की ना न्यूज़ चैनल वाली, बड़े आपने अच्छी बात की है, क्योंकि मैं एक्चुअली आपको यहीं पे लाना चाह रहा था। कितने हिंदुस्तान में होते हैं जैसे आप हैं, एक्स हिंदू हैं, आपको कभी भी टीवी पे नहीं बुलाया जाएगा। जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है, उसको बुला लेंगे। उसके मुकाबले में ऐसे लोग लेके आ जाएँगे और यानी ऐसे लोग जो जज़्बाती भी होते हैं, इमोशनल होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। ये अपने इस टीवी चैनल से कहें कि किसी भी अपने एक्स मुस्लिम जिसको वो प्रमोट करते हैं, उसे बुलाएँ, साथ मुझे भी बुला लें, मुफ्ती यासर साहब को बुला लें, आमिर हक़ को बुला लें, अलैना अली को, और हमारे कितने मेंबर हैं। कितने हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो हमारे मेंबर हमारे ग्रुप से जिनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो भी दीन का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बुला लें। कोशिश करें कभी, अ वो नहीं करते। पता है क्यों नहीं करते? नहीं पता। इसलिए कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट का सारा पोल खुल जाएगा। सारे का सारा पोल खुल जाएगा। वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। कोई भी एक्स मुस्लिम ऐसा नहीं है जिसको रिलीजन से एक्चुअल प्रॉब्लम वो बता सके। मैंने कितने ही लोगों से कहा हुआ है, मैंने साहिल से कहा हुआ है, मैंने वो दूसरा क्या नाम है आपका वो ज़फ़र समथिंग, उससे मैंने कहा कितने लोगों से कि यार आओ बात तो करो। सारे के सारे पीछे, सारे के सारे फरार। बिकॉज़ दे नो कि जब एकेडमिक डिबेट होती है तो फिर सारा कचा-छटा खुल जाता है। तो एक्स मुस्लिम की जो कन्फ्यूजन है वो आप उस पे
उससे कन्फ्यूज़ ना हों। वो लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए करते हैं। मैं उस ख़ैर उस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हमें बहुत कुछ पता है वो उसके पीछे क्या हो रहा है, बट दैट्स नॉट माय माय प्रॉब्लम। आपको मैंने ईमेल एड्रेस भेज दी है, इस्लाम के बारे में आप जो हैं क्वेश्चंस आपके वो आप पूछें, इंशाल्लाह मैं थैंक यू अपनी ब्रदर। पूरी मैं असिस्ट कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करूँगा। मुझे वैसे रियली में इंटरेस्टिंग लगता है इस्लाम, क्योंकि मैंने ईरान द लॉस्ट सिटी ऑफ जायंट्स की स्टोरी पढ़ी है और काफ़ी वैसे भी स्टोरी पढ़ी है जो, चलिए, तो मुझे ईमेल भेजिएगा, फिर आपसे बात होगी। थैंक यू ब्रदर।